Hello everyone, I am back to another chapter of History Class 7, Chapter 2 New Kings and Kingdoms. In this chapter, we will learn about important kingdoms in the Indian subcontinent during 7th century to 12th century. And to understand the importance Kanauj and the tripartite struggle involving the Gurjara Patiharas, the Palas and the Rashtrakutas, and to learn about the major achievement of the Chola rulers of South India. In this chapter, several major ruling dynasties emerge in different parts of the subcontinent between the 7th and the 12th centuries. By the 7th centuries, there were big landlord and warrior chief in different regions of the subcontinent. Existing king often acknowledged them as their samant or the subordinate. They were expected to bring gifts for their kings and the overlord and provide them with military support. Some such kingdoms are those of राष्ट्रकूटा चालुक्य एंड गुर्जर पाटिहारास. सो ये जो डायनेस्टीज बन रहे थे 17th सेंचुरी में, जो चेंजेस आने लगे, इस चेंजेस के वजह से बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट उभर के आने लगे. और ये 17th से 12th सेंचुरी की बात है और अभी चल रही है 21st सेंचुरी, मतलब ये 100 ईयर्स पहले की बात है. और सब कॉन्टिनेंट क्या है? व्हाट इज द सब कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट इज इंडिया अभी जैसे है, पहले ऐसे नहीं थे. इंडिया के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और काफी तिब्बत के एरियाज के साथ जुड़े हुए थे, तो सबको मिला के बोला जाता था सब कॉन्टिनेंट. नेक्स्ट, लुक एट द मैप. मैप में आप बहुत सारे प्लेसेस के नाम देखेंगे जो आपके मैप पॉइंटिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक गुजारा पाटिहारास, पलास, राष्ट्रकूटास, चोलास, चामनास, etc. Bengal side is Palas and Chahamanas, Rajasthan side. Gujara Patiharas, middle region, and Rashtrakuta and Cholas are in South India. The emerge of new dynasties, new वंश या न्यू डायनेस्टीज का जो इमर्ज हुआ 17th सेंचुरी में, उसमें बिग लैंडलॉर्ड और वर्ल्ड जो चीफ थे, वो लोग अपने सबोर्डिनेटेड और सामंत जो लोग थे उसे इम्पोर्टेंट देने लगे. सामंत कौन थे? सामंत थे जो गिफ्ट लाते थे राजा के लिए और राजा को हर काम में हेल्प करते थे, आर्मी को मेंटेन करते थे, टैक्स कलेक्ट करके राजा को देते थे. इसी तरह ये सारे काम करते करते सामंत के हाथ में पावर आ गए. पावर और वेल्थ आने के बाद ये महासामंत कहलाने लगे. जब ये महासामंत कहलाने लगे, पावर वेल्थ आने लगा, तो ये अपने आप को राजा से अलग करने लगे. इसके दो एग्जाम्पल दिए गए हैं. पहला एग्जाम्पल है राष्ट्रकूटा जो डिकान में है, उसमें दंती दुर्गा नाम का एक आदमी था जो चालुक्य के सामंत था. वो चालुक्य के खिलाफ ही बैटल किया और दंती दुर्गा जीत गया. जबकि वो बाय बर्थ क्षेत्रीय नहीं था, वो क्षत्रिय बनने के लिए उसे रिचुअल परफॉर्म करना पड़ा, जिसे हिरण्यगर्भा नाम से जाना जाता है. हिरण्यगर्भा का मीनिंग होता है गोल्डन ऊम. दूसरा का एग्जाम्पल है कदम्बा मयूरेश्वरम एंड द गुर्जरा पतिहारा हरिश्चंद्र. ये दो जो थे, ये दोनों ब्राह्मण थे. वो ट्रेडिशनल जो प्रोफेशन होते हैं उसको छोड़ के इन्होंने अस्त्र उठा लिया, आर्म्स उठा लिया और ये डिनाई करके, अपने प्रोफेशन को डिनाई करके क्षत्रिय बन गए थे. तो इस तरह क्या कि ये लोग महासामंत लोग पावर वेल्थ के वजह से ये लोग राजा से अलग होने लगे. एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स. उस टाइम में राजा जो थे वो बड़े बड़े नामों में परिचित हो ये पसंद करते थे. राजा अपने आप को त्रिलोक का राजा बोलते थे कि हम त्रिभुवन चक्रवर्ती हैं, और वो बड़ा चढ़ा के अपना प्रशंसा करना पसंद करते थे. राजा अपने आप को त्रिभुवन चक्रवर्ती क्लेम करते थे, बट अपने पावर को शेयर करना पड़ता था सामंत, प्रीजन, ट्रेडर और ब्राह्मण के साथ. और ये लोग रिसोर्स और टैक्स भी कलेक्ट करते थे पीजेंट और प्लीजेंट से, कैटल कीपर से, आर्टिशियन से. अब ये लोग टैक्स और रिसोर्स क्यों कलेक्ट करते थे? फाइनेंस जो होते थे राजा के, उस चीज को और पावरफुल बनाने के लिए ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे. टेम्पल बनाने के लिए कलेक्ट करते थे, फोर्ट बनाने के लिए, किला बनाने के लिए, या आर्मी को मेंटेन करने के लिए, लड़ाई करने के लिए ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे.
यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन के बारे में बात किया गया है, जो चोलास का इंस्क्रिप्शन है, जो 400 टाइप का 400 टाइप टैक्स के बारे में दिया हुआ है, और ये रूल तमिलनाडु में किया गया था। और ये टैक्स था, टैक्स इज वेटी। वेटी जो था ये कैश में नहीं लिया जाता था, ये फोर्स लेबर, कदम्बाई और लैंड रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट, प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट। पहले भी आपको हमने बताया कि राजा अपने आप का प्रशंसा करना पसंद करते थे, और ये बात हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये बात सही हो, क्योंकि ये हम लोगों को लगता था कि राजा को अपना प्रशंसा अच्छा लगता था, वो बढ़ा चढ़ा के बोलते थे, और ये सच भी नहीं हो सकता है, हालांकि ये लिखा हुआ है तो हम लोग इसे पढ़ते हैं। प्रशस्ति वही लोग लिखता था राजा जिसे चाहते थे, और लर्न ब्राह्मण्स होते थे, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान होते थे, वही लोग प्रशस्ति लिखते थे राजा का प्रशंसा भर भर के। द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट, one prasasti written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh, describe the exploit of Nagvata, ये प्रतिहारा किंग्स। एक प्रशस्ति लिखा गया संस्कृत में ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और जिसमें एक्सप्लेन किया गया, डिस्क्राइब किया गया अचीवमेंट के बारे में, किसके, नागवट्ट के अचीवमेंट के बारे में। उस टाइम पे जो प्रशस्ति कंपोज करता था उसे बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया जाता था, और ये रिकॉर्ड रखा जाता था, जिसको दिया जा रहा है और जिसके द्वारा दिया जा रहा है, ये दोनों पार्टी का नाम एक कॉपर प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड करके रखा जाता था, जो संस्कृत और तमिल की लैंग्वेज में लिखा जाता था। एक लॉन्ग संस्कृत पोएम लिखा गया था कलहन के द्वारा, उन राजाओं के बारे में जो लोग कश्मीर में रूल कर चुके थे, और इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ सोर्सेस का इंफॉर्मेशन दिया गया था, जैसे इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट, आई विटनेस अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिला था। हमने हमेशा देखा था कि प्रशस्ति में राजाओं का प्रशंसा किया जाता था, बल्कि इस प्रशस्ति में उल्टा हुआ। यहाँ पे राइटर ने राजाओं के बारे में क्रिटिकल और उसके पॉलिसी के बारे में भी लिखा, सिर्फ प्रशंसा ही नहीं की है, प्रशंसा के साथ साथ उनके पॉलिसीज और उनकी क्रिटिकल के बारे में भी लिखा गया। और हम लोग ने जो डायनेस्टी मतलब साम्राज्य देखे थे, उसमें राजा लोग क्या करते थे, अपने अपने स्पेसिफिक रीजन को कंट्रोल करते थे। तो हमने इस टाइम पे देखा कि अपनी अपनी एरिया के सिवा भी उन्होंने अदर एरियाज को भी कंट्रोल करने की ट्राई किया। अपने एरिया के साथ 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 उन्होंने दूसरे अदर्स एरिया, आसपास के एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश की। ऐसे ही एक सिटी था कनौज, जिसको कंट्रोल करने के लिए तीन तीन डायनेस्टीज, जैसे गुर्जारा, पाटिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज ने एक दूसरे के साथ लड़ाई किया, और जिसे ट्राइपार्टाइल स्ट्रगल बोला जाता है। ट्राइपार्टाइल स्ट्रगल बोला जाता है। किसने किया? गुर्जारा, पाटिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज ने कनौज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई की, और जिसको बोला गया ट्राइपार्टाइल स्ट्रगल। जो राजा थे वो अपने पावर को शो करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल बनाते थे, या दूसरे राजा को आक्रमण करके बड़े बड़े जो रिच टेम्पल बनते थे उसे कब्जा करते थे, उसे अटैक करते थे। ऐसे ही एक राजा था सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, जो अफगानिस्तान का था, और इनका कंट्रोलिंग पावर बढ़ता ही गया, क्योंकि इन्होंने एक के बाद एक राज्यों को आक्रमण किया और उनको लूटा। ऐसे ही एक गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, जो आप लोग जानते हैं, उस मंदिर को मोहम्मद गौरी ने लूटा, और अपने कैपिटल सिटी गजनी में जाके वो जो लूटा हुआ माल था उससे उन्होंने अपना अफगानिस्तान में जाके अपना कैपिटल सिटी को वो लगा दिया। बहुत सारी जो चीज लेके गए थे उससे वो अपने कैपिटल सिटी को चमका दिया। इन्होंने अपना प्रशंसा सुनने के लिए और अपना प्रशंसा बाद में को लोग जाने, इसलिए इन्होंने टेम्पल को वो कि बहुत सारे टेम्पल को लूटा था, बहुत सारे राज्यों को जीता था। तो ये एक प्रशंसा हुआ जो वो सुनने के लिए और लोगों को जनाने बताने के लिए इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अल्बिरोनी को इनका
बारे में लिखने के लिए बोला और अल-बिरूनी ने किताब अल हिंद लिखा। अल-बिरूनी कौन सा किताब लिखा? किताब अल हिंद ने अल हिंद किसके बारे में लिखा? सुल्तान मोहम्मद अब गजनी के बारे में लिखा और ये एक अरबिक वर्क था और इसमें अल-बिरूनी को अपॉइंट किया गया था कि किताब अल हिंद लिखने के लिए किसके बारे में? सुल्तान मोहम्मद अब गजनी के बारे में। अब बात करते हैं चाहमानस का। चाहमानस जो था वो बाद में चौहान नाम से जाना गया। दिल्ली और अजमेर में इन्होंने रूल किया और ईस्ट वेस्ट में इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य ऑफ द गुजरात जो थे वो उन्होंने चालुक्य ने इनको हरा दिया। बाद में पृथ्वीराज थ्री जो है वो अफगानिस्तान का रूलर है और उन्होंने सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में हरा दिया था। जो हमने पढ़ा, जो सुल्तान मोहम्मद गौरी जो टेम्पल को आक्रमण करते थे, उनको कौन हरा दिया? पृथ्वीराज थ्री ने 1191 को हरा दिया। बट नेक्स्ट ईयर फिर से लड़ाई हुई और सुल्तान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज थ्री को हरा दिया। In the ancient period, the Cholas from Urayur in Tamil Nadu were one of the important ruling clans in South India. There was a decline in their power with the rise of clans like the Pallavas and the Chalukyas. However, in the 19th century, Vijayalaya, who belonged to the Chola family, captured the Kaveri Delta area from the Mathurai Ur family and the re-established Chola rule. He captured Thanjavur and made it his capital. Vijayalaya's successor conquered more area and expanded the Chola Empire. They ruled over a large part of South India for nearly 4 centuries, 19th to 12th century. Let's start the chapter from Urayur to Tanjavur. Chola power कैसे चेंज हुआ? एक माइनर फैमिली मुतायुर था जिनका पावर कावेरी डेल्टा के ऊपर बना हुआ था और इसके सबोर्डिनेटेड थे द पल्लव और द कांचीपुरम विजयालया। ये विजयालया जो थे ना, विजयालया वो बिलोंग करते थे चोला से, उरायूर से थे वो। तो विजयालया ने डेल्टा जो कावेरी डेल्टा था उसको कैप्चर कर लिया और वहां पे तंजावुर नाम के एक टाउन बना लिया और अपना जो देवता था उसके नाम पे एक टेम्पल भी बनाया, निसु वासुद्दीनी। तो इसी तरह विजयालया ने जो उरायूर के थे वो कावेरी डेल्टा को कैप्चर करके तंजावुर बनाया और वहाँ पे मंदिर भी बनाया। और चोला राजा में सबसे मोस्ट पावरफुल राज राजा को कहा जाता है और उनके एक सॉन है राजेंद्र। और ये राज राजा और उनके सॉन राजेंद्र जो थे ये दोनों ने मिलके बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर बनाए, जैसे तंजावुर, गंगाईकोंडा, चोलापुरम। ये मंदिर सब कौन बनाया? राज राजा और राजेंद्र ने। ये जो टेम्पल बना ये सिर्फ टेम्पल नहीं था, टेम्पल के आसपास एक सेटलमेंट बस गया था, सेटलमेंट बन गया था, जैसे कुक हो गए, स्वीपर हो गए, म्यूजिशियन, डांसर, बहुत सारे लोग जो थे वो लोग आसपास वहाँ रहने लगे। इससे क्या हुआ, वहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर वे की तरह से भी ये बहुत चेंजेस मंदिर के आसपास होने लगे। तो इसी तरह मंदिर के आसपास जो लोग रहते थे वो लोग मंदिर में भी काम करते थे और उनके लिए उनको पैसे भी मिलते थे। चोला वंश में ब्रोंज जो था वो बहुत फेमस था। ब्रोंज से वो लोग अपने गॉड गॉडेस का मूर्ति बनाते थे, स्टैचू बनाते थे। उसके अलावा उनके डिवोटीज, डिवोटीज मतलब जो भक्त होते थे उनका भी मूर्ति बनाया जाता था और जो बहुत फेमस था उस टाइम पे। अब देखते हैं एग्रीकल्चर एंड द इरिगेशन के बारे में। चोला के टाइम पे एग्रीकल्चर भी बहुत डेवलप हुआ और उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। जैसे कावेरी नदी थे, उनके जो बहुत सारे ब्रांचेस थे उनको बहुत सारे सेवरल चैनल में चैनल के साथ लगा दिया गया और इसका पानी जो था वो एम्प्टी होते थे कहाँ जाके? बे ऑफ बंगाल में जाके। तो वहाँ पे एक फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट हो जाता था, वहाँ पे एक अच्छी सी मिट्टी डिपॉजिट हो जाती थी, फर्टाइल सॉइल, जो राइस के कल्टीवेशन के लिए बहुत परफेक्ट था। तो वहाँ पे राइस का कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होता था, ज़्यादा होता था। इसके अलावा तमिलनाडु में भी ये एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ।
ये जो डेल्टा था, ये डेल्टा में इम्बैंकमेंट लगाया जाता था। इम्बैंकमेंट क्या होता था? एक स्टील का होता था जिसमें पानी लगाने से पानी रुक जाता था और उसको खोलने से पानी चला जाता है। जैसे ब्रिज नहीं होता, जैसे पानी अभी ब्लॉक किया जाता है फिर पानी छोड़ा जाता है, उस तरह उस टाइम पे भी इम्बैंकमेंट किया जाता था स्टील से, कि पानी रुकवाने के लिए और पानी छोड़ने के लिए। इससे कल्टीवेशन में बहुत डेवलपमेंट हुआ था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, सेटलमेंट ऑफ पीजेंट को आर बोला जाता था, कि जो दूसरे के अंडर में काम करता है, जो जो दूसरे की जमीन और बड़ी सारी बड़े बड़े जमीन में इरिगेशन एग्रीकल्चर का काम करते थे दूसरे के अंडर में, और जिसे मंथली भी पैसे दिए जाते थे। आर के जो विलेज होते थे उसमें एक लार्ज यूनिट पकड़ के एक ग्रुप बनाया जाता था जिसे नाडू बोला जाता है। आर के ऊपर होता था ये नाडू। और जो रिच पीजेंट होते थे उनका काम इन लोगों से, नारू से भी ज़्यादा होता था। ये लोग विलेला कास्ट के होते थे और ये लोग नारू के ऊपर नज़र रखते थे, उनके ऊपर कंट्रोल रखते थे कि वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो चोला किंग ने क्या किया, ये जो लैंड ऑनर थे, जो जिसकी जमीन सब में ये लोग काम करते थे, लैंड ऑनर थे, उनको टाइटल दिया गया था। पहला टाइटल था मूवेन देवेलन, मूवेन डेवेलन, जिसका मीनिंग होता है जो तीन राजा को सर्व करता है। सेकंड टाइटल अरायर मींस चीफ, रेस्पेक्ट दिया जाता था उसको बहुत ज़्यादा, और उसको अच्छी पोजीशन भी दिया जाता था। टाइप्स ऑफ लैंड, सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड थे जिसके नाम बहुत सारे थे। वेलन वगाई, जो नॉन ब्राह्मण प्रेजेंट को दिया जाता था, उनके यूज़ के लिए ये वेलन वगाई लैंड दिया जाता था नॉन ब्राह्मण प्रेजेंट के लिए। और ब्रह्मदेया, नाम से ही पता चल रहा है ये ब्राह्मण लोगों को गिफ्ट दिया जाता था। साल भोग, जो स्कूल को मेंटेनेंस के लिए वो जमीन दिया जाता था उन लोगों को। फोर्थ था देवा धना या तिरुना मुतुकिनी, जो टेम्पल को ये लैंड दिया जाता था गिफ्ट के हिसाब से। और लास्ट है पोली चंदनम, जो जैन जो इंस्टीट्यूशन था उनको डोनेट किया जाता था ये लैंड, उन लोगों के यूज़ के लिए सब दिया जाता था लैंड।